हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस। देखो, ऐसा पॉइंट कि जहां पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखने से उसमें से निकलने वाले रेस रिफ्रैक्शन होने के बाद अगर हमें पैरेलल मिलते हैं, मतलब कि पैरेलल टू एक्सिस मिलते हैं, तो ये पोजीशन को फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस F1 बोला जाता है। ठीक है। इफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस सच दैट द रेज रिफ्रेक्टेड आर पैरेलल टू द एक्सिस, देन दिस पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। क्योंकि जहां पे पॉइंट ऑब्जेक्ट रखने के कारण उसमें से जो रेज निकलेंगे वो रिफ्रेक्शन के बाद आपको अगर पैरेलल नजर आते हैं तो ये पॉइंट पे जहां पे ये ऑब्जेक्ट रखा है पॉइंट ऑब्जेक्ट, उसको प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। ठीक है। उसी तरीके से सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस वो होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने इंफिनिटी पे रखा है तो उसमें से आने वाले रेज, हमें पता है कि इंफिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट में से जो भी रेज आएंगे उसको हम पैरेलल रेज से शो कर सकते हैं। तो सारे रेज जो भी होंगे वो पैरेलल होंगे। तो रिफ्रैक्शन के बाद जब भी हम देखेंगे तो वो सारे जिस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट में वो इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, एक पॉइंट जिसमें वो सारे इंटरसेक्ट करेंगे, तो वो पॉइंट को हम बोलेंगे यहां पे second principal focus. If the object is situated at the infinite, refracted rays meet or appear to meet, क्योंकि appear to meet इसके लिए क्योंकि भाई वो कॉन्केव मिरर के लिए appear to meet होगा। ठीक है, हमें ट्रेसिंग लेना पड़ेगा, उसको ट्रेस करना पड़ेगा पीछे। ठीक है। तो appear to meet for convex or concave lens to point F2, then this position of this point is known as a second principal focus। ठीक है। तो अगर किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को जहां पे रखने से उसमें से निकलने वाले रेस अगर यहाँ पे रिफ्रेक्शन होने के बाद पैरेलल नजर आते हैं तो ऐसे केस में जिस पॉइंट के ऊपर वो पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है उसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। और सॉरी, और इंफिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट में से आने वाले पैरेलल रेस आफ्टर रिफ्रेक्शन जिस पॉइंट के ऊपर मीट करेंगे, मतलब कि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, जिस पॉइंट को मीट करेंगे वो पॉइंट को हम बोलेंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम F2 से डिनोट करेंगे। ठीक है। इसके अलावा भाई यहां पे एक और चीज आती है, ऑप्टिकल सेंटर। भाई ये ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है लेंस के केस में? तो भाई ऑप्टिकल सेंटर ये जो लेंस का मीडियम है उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, मतलब कि जो लेंस का ज्योमेट्रिकल सेंटर बनता है उसको हम ऑप्टिकल सेंटर सी बोलते हैं। ठीक है। तो यहां पे फोकल लेंथ क्या होगी? तो डिस्टेंस ऑफ ए प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज द फोकल लेंथ एफ ऑफ द लेंस। जैसे कि यहां पे देखो तो ये ऑप्टिकल सेंटर से फोकस जो भी है, फोकस जो भी है, प्रिंसिपल फोकस जो भी है, उसकी जो लेंथ होगी इसको हम फोकल लेंथ बोलेंगे। ठीक है। तो अभी यहां पे अगर साइन कन्वेंशन देखें, क्योंकि साइन के हिसाब से अगर इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि भाई जिस डायरेक्शन में रेज होते हैं, इंसिडेंट रेज होते हैं, उस डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं तो ऐसे केस में वो पॉजिटिव मानेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में लिए हुए डिस्टेंस को हम नेगेटिव मानेंगे। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि इसकी बात करते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए है, तो यहाँ पे देखोगे तो ऑप्टिकल सेंटर से, मगर मतलब कि मुझे यहाँ पे फोकल लेंथ मेजर करनी है, तो ऑप्टिकल सेंटर से देखो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट है। ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से हम ये F2 का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है उसी डायरेक्शन में यहाँ पे हम लेंथ भी मेजर कर रहे हैं। तो हियर फोकल लेंथ इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन अगर कॉन्केव लेंस की बात करें तो भाई यहाँ पे देखो हमने ट्रेस करके यहाँ पे देखा तो उसका जो प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस है, वो यहाँ कहीं पे लोकेट करता है। ठीक है। रेस की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, लेकिन हमें जो ऑप्टिकल सेंटर है वहां से F2 की लेंथ मेजर करनी है, F2 का डिस्टेंस मेजर करना है, तो हमें उसके उल्टी डायरेक्शन में मेजर करना पड़ेगा। ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस एंड दिस इज द डायरेक्शन इन विच वी हैव मेजर्ड दिस डिस्टेंस। ठीक है, फोकल लेंथ। तो यहाँ पे फॉर द कॉन्केव लेंस द फोकल लेंथ इज नेगेटिव। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मेजर के, सो दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। तो अभी सवाल ये निकल के आता है कि भाई तो फिर हम प्रैक्टिकली इमेज कैसे यहां पे फॉर्म कर सकते हैं? जैसे कि मुझे अगर मैं मिरर की बात करूं तो मिरर में हमारे पास ऐसे चार रेज की चॉइस थी, है ना। वैसे तो जितने भी रेज एक ऑब्जेक्ट में से इन्फिनिटी रेज निकलते हैं, इनफाइनाइट रेज निकलते हैं और सभी एक ही पॉइंट के ऊपर मीट करते हैं, लेकिन सभी को ड्रॉ नहीं करते हैं। इमेज के फॉर्मेशन के लिए हम किसी दो रेज का इस्तेमाल करते हैं और जो वहां पे जो भी जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं दोनों, उस पॉइंट पे हम इमेज फॉर्म होगी ऐसा हम मानते हैं। ठीक है। उसी तरीके से वहां पे मिरर में हमने देखा था कि हमारे पास ऐसी चार चॉइस थी।
हम चार में से कोई भी दो की पेयर यहाँ पे पसंद करते थे। उसी तरीके से यहाँ पे लेंस के केस में भी हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास ऐसी तीन चॉइस है। वैसे आइडियली किसी भी ऑब्जेक्ट में से इनफाइनाइट रेज निकलते होते हैं और सभी रेज रिफ्रैक्शन होने के बाद जहां पे इमेज फॉर्म होती है वहीं पे मिट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई हमारे पास चॉइसेस तो बहुत सारी है, लेकिन उसमें से हम सिर्फ चॉइस के तौर पे सिर्फ तीन ही देखेंगे और उसमें से हम किसी दो को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इमेज को फॉर्म करने के लिए, क्योंकि दो काफी है। हमें अल्टीमेटली दो रेस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेना है, ठीक है। वो पॉइंट जहां पे होगा वहां पे इमेज फॉर्म हुई है ऐसा मानेंगे, ठीक है। तो उसमें तीन की भी जरूरत नहीं है, दो रेस की हमें जरूरत है। अकेले रेस से नहीं हो सकता है क्योंकि अकेला रे कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो उसके लिए दो रे तो चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे तीन चॉइस होते हैं यहाँ पे। जैसे कि पहला रे कौन सा ले सकते हैं, तो ए रे emanating from the object parallel to the principal axis of the lens after refraction passes through the second principal focus f dash, ठीक है, और appears to diverge in the concave lens from the first principal focus f, ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव दोनों दोनों लेंसेज हमारे पास होंगे, ठीक है। तो हम पहला रे की पहली चॉइस क्या है, तो पहली चॉइस ऐसी है कि भाई ऐसे रे को पसंद करो कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, लेकिन रिफ्रैक्शन होने के बाद ये प्रिंसिपल फोकस में से पास होके चल जाए, निकल लेते हो, है ना। तो ऐसे रे को आप यहाँ पे पसंद कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चॉइस क्या होती है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इमर्जेस विदाउट एनी डेविएशन आफ्टर द रिफ्रैक्शन। मतलब कि दूसरा रे ऐसा पसंद करो कि जो सीधा ऑप्टिकल सेंटर में से पास होता हो विदाउट एनी काइंड ऑफ रिफ्रैक्शन, डेविएशन कुछ भी नहीं होता, सीधा आया ऑप्टिकल सेंटर से पास होता सीधा निकल लिया, ठीक है। तो ऐसा रे को भी आप पसंद कर सकते हो, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है, तो तीसरा ऑप्शन ये है कि ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और अपीयरिंग टू मीट एज एट इट इमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्रैक्शन। मतलब कि ऐसा रे कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में से पास करके आया और रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल बन के चल दिया, ठीक है। तो आप ये तीन ऐसे हमारे पास चॉइसेस है जिसमें से आप कोई भी दो रे को यहाँ पे पसंद कर सकते हो, ठीक है। इमेज को फॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे कोई भी दो रे को यहाँ पे पसंद कर सकते हैं। पहला रे, अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूं, पहला रे ऐसा कि जो ऑब्जेक्ट में से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता हो और रिफ्रैक्शन के बाद ये हमारे जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस है उसमें से पास होके निकल लेता हो, ठीक है। दूसरा रे कौन सा, तो ऑप्टिकल सेंटर में से पास होता हो और बिना किसी डेविएशन के सीधा ही चला जाता हो, ठीक है। एंड तीसरा रे कौन सा, तो ऑब्जेक्ट में से आता हो और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में से पास होता हो और रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल बन के यहां से चल देता हो, ठीक है। तो ऐसे केस में हम ऐसे तीन ऑप्शन है, तीन में से कोई भी दो रे को आप यहाँ पे पसंद कर सकते हो इमेज को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पे तीन चॉइस हमारे पास अवेलेबल है, तो तीन में से कोई भी दो रे को हम यहाँ पे पसंद करेंगे। चॉइस इज योर्स, कोई भी अब रे यहाँ पे पसंद कर सकते हो, ठीक है। क्लियर। चलिए तो अभी नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो भाई मैग्निफिकेशन बाय लेंस, तो भाई ये मैग्निफिकेशन क्या होता है। देखो मैग्निफिकेशन अभी तो फिलहाल मुझे समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मिरर के केस में हमने देख लिया कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, ठीक है। सीधा ये देखेंगे कि भाई यहाँ पे लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी हाइट जो भी है वो ए बी है, ऑब्जेक्ट हाइट इज ए बी, जिसको हम स्मॉल एच से डिनोट कर लेते हैं। और उसकी जो इमेज फॉर्म हुई, मैंने दो रे यहाँ पे पसंद किए, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आया, रिफ्रैक्शन होने के बाद वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस में से पास होकर निकल लिया, और दूसरा रे हमने जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास होने वाला है वो सीधा ही निकल लेता है, ऐसा रे पसंद किया। दोनों जहां पे मिड किए, जहां पे इंटरसेक्ट किया वहां पे उसकी इमेज फॉर्म हुई। मान लो कि वो इमेज है ए डैश बी डैश, जो आपको दिख रही है, यहाँ पे आपको लेजर लाइट दिख रही होगी, है ना। तो ए डैश बी डैश है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इमेज। मान लो कि इमेज की हाइट जो भी है इसको हम एच डैश से डिनोट करते हैं, एच इज द ऑब्जेक्ट हाइट, एच डैश इज द इमेज हाइट, ठीक है। मान लो कि यहां पे जो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो है बीपी, क्योंकि हम यहां पे जो भी मेजरमेंट लेंगे, मिरर जो भी था वहां पे पोल से सारे डिस्टेंस मेजर होते थे लेंस के केस में जो भी सारे डिस्टेंस है वो यहाँ पे हमारे ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होंगे, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो भी डिस्टेंस है, मान लो कि वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, तो ये बीपी इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, एंड दिस बी डैश पी इज द इमेज डिस्टेंस जिसको हम वी से डिनोट करते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को हम वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमें मैग्निफिकेशन देखना है कि मैग्निफिकेशन क्या आएगा। मैग्निफिकेशन मतलब कि इमेज हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, है ना। तो एच डैश डिवाइड बाय एच, ठीक है। तो ये होती है हमारी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ये होता है हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है। अभी मैग्निफिकेशन समझने के लिए उसका क्या रिलेशन बनेगा,
तो वो समझने के लिए हम यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम ये पहले तो ये ट्राइंगल को देखते हैं ए बी पी, एंड दूसरा ट्राइंगल हम ए डैश बी डैश पी। ठीक है, तो एक ट्राइंगल देखेंगे ए बी पी एंड दूसरा ट्राइंगल देखेंगे ए डैश बी डैश पी। दोनों की सिमिलैरिटी के ऊपर से हम ये लिख सकते हैं कि भाई ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी इज इक्वल्स टू बी पी डिवाइड बाई बी डैश पी। ठीक है, तो ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बी पी डिवाइड बाई बी डैश पी। ठीक है, तो ए बी इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी इमेज हाइट, दैट इज द एच। ठीक है, एंड ए डैश बी डैश इज द इमेज हाइट, सॉरी ए बी इज द ऑब्जेक्ट हाइट एंड ए डैश बी डैश इज द इमेज हाइट। और क्योंकि इमेज हाइट हमें एक्सिस के नीचे मिल रही है ना, एक्सिस के नीचे जाते हैं तो हमें इसको नेगेटिव लेना पड़ता है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट एज ए माइनस एच डैश। ठीक है, देन आफ्टर बीपी, बीपी क्या है तो भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। जरा देखो तो बीपी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जरा देखो इंसिडेंट रे कॉन्सिडरेशन में लेफ्ट और राइट, और हम यहां पे जो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करेंगे वो यहां पे ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की ओर, मतलब कि ये डायरेक्शन में राइट टू लेफ्ट मेजर करेंगे, दैट्स व्हाई आई हैव टू राइट इट एज ए नेगेटिव। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज माइनस यू। उसके बाद तो भाई ये बीडेसपी मतलब कि इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस जो भी होगा, ध्यान से देखो इंसिडेंट रे कॉन्सिडरेशन में लेफ्ट टू राइट, और इमेज डिस्टेंस भी ऑप्टिकल सेंटर से इमेज डिस्टेंस मेजर किया जाएगा v। ठीक है, तो ये भी राइट, लेफ्ट टू राइट है, मतलब कि इसको हमें पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। तो हमने अकॉर्डिंग टू दी साइन फॉर्मूला हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं। तो कुल मिला के देखोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड का माइनस राइट हैंड साइड के माइनस से छम्मा छम्मा हो गया, तो बचा क्या, तो भाई ध्यान से देखो यहाँ पे h बाई एच डैश इज इक्वल टू यू बाई वी, उसका आप रेसिप्रोकल ले लोगे तो h डैश बाई एच इज इक्वल टू v बाई यू होगा। लेकिन हमें पता है h डैश बाई एच, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, v बाई यू। ठीक है, तो v बाई यू इट इज द मैग्निफिकेशन फॉर द लेंस। ठीक, क्लियर, तो ये है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। नेक्स्ट पॉइंट, पावर ऑफ लेंस। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पावर ऑफ लेंस। किसी लेंस का पावर का मतलब क्या होता है, किसी लेंस का पावर क्या होता है, उससे सबसे अच्छा सवाल यहां पे ये निकल के आता है कि भाई लेंस का पावर क्या होता है। अगर मैं बोलूं कि ये लेंस का, आपने ये पावर वाली चीज है ना, वो कहीं पे अगर आपने अगर स्पेक्स बनाने जाते हो किसी ऑप्टिशियन के पास, तो वो उसके पास आपने ये सुना होगा कि भाई इसका पावर ये है, इसका पावर है, शायद उसने लिखा भी होगा कहीं पे पावर है ना, तो उसके जो वो चीट आती है ना उसके ऊपर वो लिखता है वो सारी चीजें। तो ये पावर का मतलब होता क्या है, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए समझते हैं पावर का मतलब क्या होता है। तो चलिए पावर को समझते हैं, किसी लेंस का पावर क्या होता है, किसी लेंस की ताकत क्या होती है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। मान लो मैं दो लेंस लेता हूं, पहला लेंस यहां पे है और ये रहा दूसरा लेंस। ठीक है, अभी ये दो लेंस के लिए मान लो कि दो पैरेलल रेस मैंने यहां पे कंसीडर किए हैं। अभी मुझे पता है कि अगर एक्सिस के पैरेलल दो रेस में कंसीडर करता हूं तो वो दोनों एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे, और जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे तो वो होगा हमारा प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, यही तो डेफिनेशन होती है सेकंड प्रिंसिपल फोकस की, है ना। तो ये दो रे मैंने कंसीडर किए, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट किए वो पॉइंट बना मेरा सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो ये हो गया F2। सेम रे मैंने यहां पे भी कंसीडर किए, लेकिन ये आफ्टर रिफ्रैक्शन जब मैंने देखा तो ये दोनों कुछ यहां कहीं पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए। ठीक, तो आप दोनों के लिए आप देख सकते हो, तो ये रहा सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ अगर आप देखोगे तो ये आपको नजर आएगी F1 लेट से। इसकी फोकल लेंथ अगर मैं यहां पे देखूं तो ये मुझे आएगी लेट से F2, इसको नाम दे देते हैं F2। तो आपको क्लियरली यहां पे दिख रहा है कि F2 इज सॉरी लेस देन, ग्रेटर देन नहीं, F2 इज लेस देन F1, है ना। मतलब कि दूसरा वाला जो लेंस है ना, ये दूसरा वाला लेंस, ये पहला वाला लेंस है, दूसरा वाला लेंस कुछ ज्यादा ही ये रेस को कन्वर्ज कर रहा है ना।
ज्यादा बेंड कर रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। देसी लैंग्वेज में बोले तो ज्यादा बेंड कर रहा है ना। अब ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। कंपेयर टू दिस लेंस, ये वाला लेंस जो भी है नंबर टू, लेंस नंबर टू जो भी है वो ज्यादा ही कुछ कन्वर्ज कर रहा है ना, रेस को ज्यादा ही कन्वर्ज कर रहा है। तो जो लेंस होता है वो जितना ज्यादा रेस को कन्वर्ज करने की क्षमता रखता है, उसके लेंस का पावर ज्यादा है, ऐसा हम बोलेंगे। तो अल्टीमेटली पावर ऑफ लेंस क्या होता है? तो लेंस का पावर, लेंस की ताकत, मतलब कि वो कितना ज्यादा रेस को कन्वर्ज कर सकता है, उसकी क्षमता कितनी है रेस को कन्वर्ज करने की। जितनी ज्यादा क्षमता उतना उसका पावर ज्यादा होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि कॉन्वेक्स, ये सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के लिए, क्योंकि अगर कॉन्केव लेंस होगा तो वहां पे डाइवर्जेंस होगा, है ना। तो कॉन्केव लेंस के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो लेंस सबसे ज्यादा डाइवर्जेंस देख सकता है, सबसे ज्यादा डाइवर्ज कर सकता है रेस को, वो होता है उसका ज्यादा पावर, है ना। तो उसका पावर ज्यादा है, उस कॉन्केव लेंस का पावर ज्यादा है, हम ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि जितना ज्यादा वो मोड़ सकता है, जितना ज्यादा वो बेंड कर सकता है सिग्नल को, रेस को, उतना उसका पावर ज्यादा है, हम ऐसा मान सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये पावर का मतलब होता है उसकी बेंड करने की क्षमता, रेस को बेंड करने की क्षमता, ठीक है। किसी भी लेंस की रेस को बेंड करने की जो क्षमता होती है उसी को उसका पावर बोला जाता है, ठीक है। तो आई बात समझ में। लेकिन अगर आपने यहां पे एक चीज नोटिस की है, तो ये जो पावर होता है, जिसका पावर ज्यादा उसकी फोकल लेंथ कम है। आप देखो, आप ध्यान से देखो यार, ये वाला लेंस ना, लेंस नंबर टू, वो सबसे ज्यादा पावर रख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसको ज्यादा ही कुछ बेंड कर रहा है ये रेस को, है ना, कुछ ज्यादा ही कंपेयर टू दिस लेंस नंबर वन, ये कुछ ज्यादा ही बेंड कर रहा है। मैंने दोनों केस में सेम मैंने यहाँ पे कंसिडर किया, दोनों केस में मैंने लेंस को सेम लोकेशन पे भी मैंने रखा, लेकिन देखा तो ये सेकंड वाला लेंस है वो कुछ ज्यादा ही बेंड कर रहा है, ज्यादा ही कन्वर्ज कर रहा है रेस को, है ना। तो उसका पावर ज्यादा है। लेकिन ज्यादा पावर की वजह से हमें यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे नोटिस हुई कि भाई यहाँ पे फोकल लेंथ जो भी है, जिसका पावर ज्यादा उसकी फोकल लेंथ कम है, और जिसका पावर कम उसकी फोकल लेंथ ज्यादा है। मतलब कि यहां पे मुझे यह समझ में आता है कि किसी लेंस का पावर जो भी होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ के। जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी उसका पावर कम होगा, जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसका पावर ज्यादा होगा, है ना। तो आई बात समझ में, पावर क्या होता है? पावर क्या होता है? किसी भी लेंस का पावर मतलब कि उस लेंस के द्वारा बेंड को, सॉरी, रेस को बेंड करने की क्षमता, ठीक है। उसकी जिसकी क्षमता ज्यादा है उसको बेंड करने की, ज्यादा बेंड कर सकता है उसका पावर ज्यादा होता है। जो कम बेंड कर सकता है रेस को उसका पावर कम होता है। और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी देखने जाए तो पावर की प्रोपोर्शनलिटी सीधी फोकल लेंथ के साथ होती है ना। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितनी फोकल लेंथ ज्यादा है उतना पावर कम होगा, जितनी फोकल लेंथ कम होगी उतना उसका पावर ज्यादा होगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है। तो आई होप सो कि अभी आपको पावर समझ में आ चुका है कि पावर क्या होता है, लेंस का पावर मतलब क्या, ठीक है। देखो मैंने दोनों केस में सेम रेस लिए, दोनों केस में मैंने लेंस को भी सेम लोकेशन पे रखा, लेकिन एक लेंस ऐसा था कि वो सेम रेस मैंने यहाँ पे दिया, फिर भी उसने उसको कुछ ज्यादा ही बेंड कर दिया। और दूसरा एक लेंस ऐसा भी था कि जिसने उसको कुछ ज्यादा कन्वर्ज नहीं किया, है ना। तो ऐसे केस में उसकी फोकल लेंथ मुझे ज्यादा मिली और ये वाले केस में फोकल लेंथ मुझे कम मिली। तो ये वाला लेंस जो भी है वो ज्यादा पावर वाला लेंस है, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि अभी आपको ये पावर वाला पॉइंट जो भी है वो समझ में आ चुका है कि व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो आइए पॉइंट क्या डिस्कस करते हैं। तो पावर ऑफ लेंस इज ए मेजर ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस विच ए लेंस इंट्रोड्यूसेस इन द लाइट फॉलिंग ऑन इट। मतलब क्यों, कितना ज्यादा कन्वर्ज कर पाएगा, और अगर वो कॉन्केव लेंस है तो कितना ज्यादा वो डाइवर्ज कर पाएगा, ठीक है, उसकी क्षमता, यही होता है पावर, लेंस का पावर, ठीक है। क्लियरली ए लेंस ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ बेंड्स द इंसिडेंट लाइट मोर, हमने अभी ही देखा है ना, while converging in a case of a convex lens and diverging in it in a case of concave lens, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जिसकी फोकल लेंथ कम है उसका पावर ज्यादा है ना, जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है उसका पावर कम होता है, ठीक है। अभी अगर पावर का कुछ रिलेशन अगर हमें निकालना है तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो देखो, the power P of a lens is defined as the tangent of the angle by which it converges or diverges a beam of light falling at unit distance from the optical center, ठीक है। तो आइए चलो पहले ये क्या कहना चाहते हैं वो भी समझ लेते हैं, ताकि हमारे पास एक पावर का ये, अभी देखो अभी तक हमने सिर्फ यही देखा कि भाई
पावर की सीधी प्रोपोर्शनलिटी किसके साथ है? फोकल लेंथ के साथ है। जितनी फोकल लेंथ ज्यादा उतना पावर कम होगा, लेकिन वो प्रोपोर्शनलिटी है। लेकिन एग्जैक्टली क्या इसका कुछ रिलेशन बन सकता है? यहां पे सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी की बात नहीं करनी है, हमें उसका कुछ रिलेशन भी यहां पे डिफाइन करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहां पे बोला कि द पावर पी ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज ए टेंजेंट ऑफ ए एंगल बाय विच इट कन्वर्जेस और डाइवर्जेस ए बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसको, ये क्या कहना चाहता है और कहां से मतलब हम वो पावर का फोकल लेंथ के साथ रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, वो हम ध्यान से समझते हैं। तो यहां पे आप ध्यान से देखोगे तो ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल आप ध्यान से देखो। ठीक है, अगर ये ट्राइंगल आप देख सकते हो तो उसके लिए ध्यान से सुनना, टेन डेल्टा क्या हो सकता है? टेन डेल्टा, इसको डेल बोलना है तो डेल बोलो, डेल्टा बोलना है तो डेल्टा बोलो। ठीक है, चॉइस इज योर्स। टेन डेल या फिर डेल्टा, टेन डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या होता है? तो भाई सामने वाली डिवाइड बाई पास वाली, सामने वाली है h डिवाइड बाई पास वाली है f। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे अज्यूम दैट कि मैं यहां पे h की वैल्यू 1 ले लेता हूं, तो लेट h इज इक्वल्स टू 1, लेट h इज इक्वल्स टू 1। सो यहां पे टेन डेल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। अभी ध्यान से सुनना, ये जो एंगल डेल्टा बनेगा ना, ये डेल, ये बहुत ही छोटा एंगल होगा, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो हमें पता है कि स्मॉल वैल्यू के लिए इफ डेल इज लेस देन देन दिस इंप्लाइज टेन डेल, टेन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आ जाएगी? डेल के बराबर आ जाएगी। तो इसका मतलब ये होता है कि मैं अल्टीमेटली इसको डेल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ लिख सकता हूं, है ना, डेल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। तो भाई यही तो यहां पे बोला है कि पावर क्या होता है? पावर इज डिफाइंड एज ए टेंजेंट ऑफ ए एंगल बाय विच इट कन्वर्जेस और डाइवर्जेस ए बीम। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये डेल्टा ही क्या है? हमारा पावर है। तो अल्टीमेटली दिस इज द पावर पी दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ। तो अल्टीमेटली पावर हम बोलते थे कि सीधा फोकल लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन अल्टीमेटली ये इक्वालिटी में अपने आप कन्वर्ट होगा। तो पावर इज इक्वल्स टू सीधा सा 1 बाय एफ, पावर इज इक्वल्स टू सीधा क्या? 1 बाय एफ। पावर का ऐसा यूनिट क्या निकल के आता है? डायोप्टर। पावर का ऐसा यूनिट है डायोप्टर, एंड 1 डायोप्टर इज इक्वल्स टू 1 मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, तो पावर ऑफ ए लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ 1 मीटर इज 1 डायोप्टर, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, अगर कोई लेंस है जिसकी फोकल लेंथ अगर 1 मीटर है तो डेफिनेटली उसका पावर कितना होगा? उसका पावर होगा 1 डायोप्टर। ठीक है, ऐसा हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, चलो तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। देखो जैसे हमने मिरर के केस में अलग अलग केसेस देखे थे, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के लिए, उसी तरीके से यहां पे लेंस के केस में भी हम अलग अलग केसेस देखेंगे कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यहां पे रखें तो उसकी इमेज कहां फॉर्म होगी, कैसी फॉर्म होगी, मैग्निफिकेशन कैसा होगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। ठीक है, वहां पे मिरर के लिए रिपीट किया था, यहाँ पे अभी हम लेंस के लिए रिपीट करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस। भाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए कहानी क्या बनेगी वो देखते हैं। ठीक है, तो पहला, मान लो कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखता हूं, इफ आई प्लेस द ऑब्जेक्ट एट द इंफिनिटी, अगर मैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे यहां कहीं पे प्लेस करता हूं, तो डेफिनेटली अगर आप वहां से दो रेस कंसीडर करो पैरेलल एक्सिस वाले, वो यहां से डाइवर्ज होके, सॉरी कन्वर्ज होके, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसको कन्वर्जन बोला जाता है, कन्वर्ज होके वो फोकस में से पास होंगे, यहां पे मिट करेंगे। हमें पता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस के अंदर मिट करते हैं इंफिनिटी से आने वाले, अगर किसी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं तो यही तो मतलब डेफिनेशन है सेकंड प्रिंसिपल फोकस की, है ना, तो यही डेफिनेशन है। तो यहां पे मिट करेंगे। तो आप ध्यान से देखो, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के सामने इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखता हूं तो डेफिनेटली उसकी इमेज कहां बनेगी? एफ पे बनेगी, है ना, फोकस पे बनेगी, सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी। वो इमेज कैसी होगी? तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, हाईली डिमिनिश होगी, छोटी एकदम छोटी होगी। एम मैग्निफिकेशन शुड बी लेस देन -1 होगा। ठीक है, लेस देन -1 होगा। उसी तरीके से अगर मान लो कि मैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से थोड़ा नजदीक लाता हूं, मतलब कि ट्वाइस एफ एंड इंफिनिटी के बीच में रखता हूं, मान लो कि मैं यहां पे ऑब्जेक्ट को अभी ट्वाइस एफ एंड इंफिनिटी के बीच में कहीं पे रखता हूं, यहां पे। ठीक है, तो अब उसकी इमेज कहां फॉर्म होगी? तो देखो जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को ट्वाइस एफ एंड इंफिनिटी के बीच में रख दिया, मतलब कि ऑब्जेक्ट को मैं टूवर्ड्स द लेंस शिफ्ट कर रहा हूं, है ना, तो यहां पे वापस वही कहानी, दो रेज यहां पे कंसीडर करते हैं इमेज को फॉर्म करने के लिए। एक पैरेलल टू एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस हमने लिया, जो यहां से कन्वर्ज होके, यहां से बेंड होके
फोकस में से पास किया, और दूसरा हमने लिया कि जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास करता हो विदाउट एनी काइंड ऑफ डेविएशन, दोनों जहां पे मिट किया वहां पे इसकी इमेज फॉर्म हुई। देखा तो पता चला कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को ट्वाइस एफ एंड इंफिनिटी के बीच में प्लेस करता हूं तो उसकी इमेज बनेगी एफ एंड ट्वाइस एफ के बीच में, है ना। तो बिटवीन एफ एंड ट्वाइस एफ हमें इमेज मिलेगी, ठीक है। कैसी इमेज होगी? रियल होगी एंड इन्वर्टेड। आप देख रहे हो यहां पे इन्वर्टेड है। डिमिनिस्ड होगी, मतलब कि छोटी होगी, एकदम छोटी, जैसे यहां पे मिल रही थी उस ऐसी नहीं, पॉइंट जैसी नहीं, छोटी होगी, इमेज छोटी होगी। मैग्निफिकेशन लेस देन -1 होगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को और टूवर्ड्स दी लेंस शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया, और शिफ्ट करते 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 मान लो कि मैं अभी इसको सीधा ट्वाइस एफ के ऊपर प्लेस करता हूं। यहां पे थोड़ा सा गलती किया हूं मैं, यहां पे लिखने में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। एक्चुअली ये ट्वाइस एफ यहां पे है, सो दिस इज द ट्वाइस एफ, ठीक है, यहां पे है ट्वाइस एफ। तो अगर हम यहां पे ऑब्जेक्ट को ट्वाइस एफ के ऊपर रखते हैं तो यहां से वापस दो रेज निकाले। एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे कंसीडर किया कि जो यहां से बेंड होने के बाद, रिफ्रैक्शन होने के बाद फोकस में से पास किया, एंड दूसरा रे कंसीडर किया जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास करता हो विदाउट एनी काइंड ऑफ डेविएशन, दोनों जहां पे मिट किए वहां पे बन गई इमेज। तो देखा तो ये पता चला कि अगर हम ऑब्जेक्ट को ट्वाइस एफ के ऊपर प्लेस करते हैं तो उसकी इमेज भी कहां बनेगी? ट्वाइस एफ के ऊपर बनेगी, है ना। कुछ मिरर के साथ इसको कंपेयर करते जाओ तो आपको ऐसा ही कुछ नजर आएगा। याद करो थोड़ा सा, वहां पे हम देखे थे, है ना, तो ऐसा ही कुछ था। याद करो, मिरर के साथ कंपेयर करोगे तो ये समझने में और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा आसान हो जाएगा अगर आप इसको मिरर के साथ कंपेयर। वैसे दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, दोनों के प्रिंसिपल अलग है। एक रिफ्रैक्शन के ऊपर काम करता है, एक रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है, लेकिन फिर भी आप ये सारी चीजें ना वहां पे देख चुके हो। जैसे कि कॉनकेव मिरर के लिए वहां पे हम देखे थे, तो उसमें ऐसा ही कुछ था कि इंफिनिटी से जैसे ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते जाते हैं वैसे वैसे इमेज यहां से फोकस से इंफिनिटी की ओर आगे शिफ्ट होती है और साथ में मोटी भी होती जाती है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होता है, वहां पे भी ऐसा ही था। सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर हम ऑब्जेक्ट रखते थे तो उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही मिलती थी और उतनी ही साइज की मिलती थी। यहाँ पे भी ऐसा ही है। देखो ट्वाइस एफ के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट रखा तो उसकी इमेज भी कहां पे मिली? ट्वाइस एफ के ऊपर ही मिली। कैसी मिली? रियल एंड इन्वर्टेड मिली, सेम साइज की मिली। देखो सेम एज ऑब्जेक्ट, है ना, मतलब कि मैग्निफिकेशन परफेक्टली -1। तो ये याद रखने के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना, अगर आप उसके साथ कंपैरिजन करते जाओगे तो। वहां पे कॉनकेव मिरर और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर मान लो कि इसको अभी ट्वाइस एफ से शिफ्ट करते करते ट्वाइस एफ एंड एफ के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो वापस वही यहां पे दो रेस कंसीडर करते हैं। एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसमें से रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस में से पास हुआ, उसका, और दूसरा रे हमने कंसीडर किया ऑप्टिकल सेंटर में से पास होने वाला रे जो विदाउट एनी काइंड ऑफ डेविएशन आगे निकल गया। दोनों जहां पे मिट किया वहां पे हमें मिल गई इमेज, ठीक है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को एफ एंड ट्वाइस एफ के बीच में प्लेस करता हूं तो मुझे इसकी इमेज कहां मिलेगी? तो ट्वाइस एफ से इंफिनिटी के बीच में। तो मतलब कि यहां पे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स दी लेंस शिफ्ट कर रहे हैं, इमेज अवे टू दी लेंस भाग रही है ना। आप देख रहे हो, आपने नोटिस किया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से टूवर्ड्स दी लेंस शिफ्ट कर रहे हैं वैसे वैसे इमेज ना लेंस से इंफिनिटी की ओर भाग रही है ना। तो अवे टू दी लेंस भाग रही है, ठीक है। तो यहां पे देखो इमेज कैसे मिली? रियल मिली, इन्वर्टेड मिली, मैग्निफाइड मिली। आप देखो ट्वाइस एफ पे सेम साइज की मिली थी, जैसे जैसे शिफ्ट होती गई इमेज वैसे वैसे यहाँ पे मोटी भी हो रही है ना, तो उसकी साइज भी बढ़ रही है, मैग्निफाइड हुई, है ना। और मैग्निफिकेशन कितना? m ग्रेटर देन -1। मान लो कि अगर मैं अभी इमेज को, सॉरी ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रखता हूं तो ऐसे केस में दो रे कंसीडर किए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस में से पास हुआ, और दूसरा रे हमने कंसीडर किया इमेज फॉर्मेशन के लिए ऑप्टिकल सेंटर में से पास होने वाला रे जो यहां से सीधा निकल लिया। अभी मान लो कि ये दोनों एक दूसरे को कहां पे मिलेंगे? इंफिनिटी पे मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको इमेज कहां मिलेगी? इंफिनिटी पे रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगी। देखो इसकी जो इमेज मिलेगी वो बिलो दिस प्रिंसिपल एक्सिस मिलेगी, लेकिन हाईली मैग्निफाइड होगी, बहुत बड़ी इमेज होगी। m ग्रेटर देन -1 होगा उसका मैग्निफिकेशन, ठीक है। यस और नो? चलो अगर मान लो कि मैं यहां पे ऑब्जेक्ट को, मतलब एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर या फिर बोलो पोल, इसका पोल एफ एंड पोल के बीच में अगर रखता हूं, मतलब कि और करीब लेके आता हूं और फोकस से फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के बीच में रखता हूं, तो अब क्या होगा? तो अब यहां पे देखो एक रे मैंने कंसीडर किया ये वाला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रिफ्रैक्शन के बाद फोकस में से पास होकर निकल लिया, और दूसरा रे हमने यहां पे कंसीडर किया जो
ऑप्टिकल सेंटर में से पास होने वाला रे विदाउट एनी डेविएशन सीधा चल गया। अभी ये दोनों इंफिनिटी पे कभी नहीं मिल सकते, ध्यान से देखो, ये दोनों इंफिनिटी पे नहीं मिल सकते, दोनों के बीच में एक ये डायरेक्शन में भाग रहा है, एक ये डायरेक्शन में भाग रहा है, तो दोनों के बीच का इंटरसेक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो दोनों इंटरसेक्ट कर सकते हैं अगर आप उसको पीछे के डायरेक्शन में यहां पे प्रोजेक्ट कर लो तो यहां पे अगर हम इसको पीछे की डायरेक्शन में ट्रेस करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा कि जहां पे वो दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे, ठीक है, और जहां पे वो मीट किए वहां पे हमें मान लो कि यहां पे हमें इमेज मिल गए, तो ये जो इमेज मिलेगी इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हमें मिलेगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। सीधी इमेज जो भी मिलती है वो हमेशा वर्चुअल होती है, ठीक है, तो ये वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और मैग्निफाइड होगी, और इसके लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो ये कहानी बन गई कॉन्वेक्स लेंस की। 6 केस है जो आपको यहां पे याद रखने हैं। तो अगर कॉन्केव लेंस की बात की जाए तो उसमें क्या होगा, तो कॉन्केव लेंस में सिर्फ 2 ही केस है, जैसे वहां पे भी था मिरर के केस में, ठीक है। तो वैसे यहां पे कॉन्केव लेंस में हमारे पास सिर्फ 2 ही केस है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे प्लेस करते हैं तो ऐसे केस में उसकी इमेज हमें कहां मिलेगी, तो अगर हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे यहां कहीं पे प्लेस किया तो 2 रे कंसीडर करते हैं जो पैरेलल टू एक्सिस है, आया यहां से डाइवर्ज होके चल दिया। उसी तरीके से दूसरा रे आया इंफिनिटी से, क्योंकि इंफिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट हमें पैरेलल रेस देता है, ठीक है, तो वहां से आया और डाइवर्ज होके चल लिया, ठीक है, अवे अवे डाइवर्जन हुआ तो डाइवर्ज होके अवे चल लिया, ठीक है। लेकिन इन दोनों को अगर हम पीछे ट्रेस करते हैं, तो जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो फोकस पे इंटरसेक्ट करेंगे, है ना, यही तो प्रिंसिपल उसका प्रिंसिपल है ना, सॉरी प्रिंसिपल फोकस है ना, तो उसी की डेफिनेशन है ये। तो यहां पे हमें उसकी इमेज बनती नजर आएगी। तो इमेज कहां बनेगी, एट द एफ टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, कहां बनेगी, एट द एफ टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैसे बनेगी, वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी, ठीक है, क्योंकि सीधी इमेज बनेगी तो डेफिनेटली सीधी इमेज जो भी बनती है वो वर्चुअल होती है। और कैसे होगी, बड़ी होगी, छोटी होगी, भैया पॉइंट लाइक होगी, बहुत ही छोटी होगी। मैग्निफिकेशन आप लेस देन +1 लिख सकते हो, क्योंकि मैग्निफिकेशन यहां पे पॉजिटिव होगा, ठीक है, इसके लिए तो मैग्निफिकेशन लेस देन +1 होगा। लेकिन अगर मान लो कि मैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी के छोड़ के एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कहीं पे भी अगर मैं प्लेस करता हूं तो एट द टाइम व्हाट हैपन, तो अब मुझे इमेज कहां पे मिलेगी, तो अगर यहां पे हम 2 रे कंसीडर करते हैं, एक आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज होके चल लिया, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर में से पास होने वाला कि विदाउट एनी डेविएशन सीधा चल लिया, तो दोनों जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये और इसका पीछे का ट्रेसिंग, ठीक है, वो दोनों जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे हमें इमेज मिलेगी, ठीक है। तो ये इमेज जो मिलती है वो बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में हमें ये इमेज मिलेगी। ऑब्वियसली वो सीधी होगी तो वर्चुअल ही होगी, डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी, एंड मैग्निफिकेशन हम उसके लिए लेस देन +1 बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गई बात कॉन्केव लेंस की, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, तो चलिए एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 9.7 देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए मैजिशियन ड्यूरिंग ए शो makes a glass lens with n is equals to 1.47 disappear in a through of liquid. What is the refractive index of the liquid? Could be liquid be water? ओके, एक्चुअली यहाँ पे सॉरी इट इज ट्रफ। अच्छा, मतलब कि एक पानी से भरा हुआ एक टब जैसा कुछ अज्यूम कर लो। तो यहाँ पे इन्होंने ट्रफ है, ओके। सो ए मैजिशियन ड्यूरिंग ए शो मेक्स ए ग्लास लेंस, मतलब उसने एक ग्लास लेंस बनाया जिसका यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया है, दैट इज 1.47। अभी उसको किसी लिक्विड के अंदर रखा और वो गायब हो गया, ठीक है, तो वो गायब हो गया। अभी वो क्यों गायब होता है, ठीक है, उसके पीछे की भी एक वजह है। तो आपको ये पूछा है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, अगर वो डिसअपियर हो जाता है तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, मतलब जिस लिक्विड के अंदर उसने ये लेंस को रखा है वो अगर गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, तो ये लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए। क्या वो वाटर हो सकता है, ऐसा आपको पूछा है ना। तो एक ऐसा टब जैसा मान लो कि जिसके अंदर लिक्विड भरा है, हमें नहीं पता वो लिक्विड कौन सा है, लेकिन यहां पे
उसके अंदर एक ऐसा ग्लास अगर रख दिया, सॉरी एक ऐसा लेंस रख दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 हो, तो वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, अभी इसके पीछे डिसअपियर होने के पीछे का यहाँ पे रीजन क्या है? डिसअपियर होने के पीछे का रीजन ये होता है कि भाई उसकी जो फोकल लेंथ होती है ना, वो इनफाइनाइट हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। फोकल लेंथ इनफाइनाइट होना मतलब कि आप समझ सकते हो कि उसकी फोकल लेंथ मतलब कि फोकस इन्फिनिटी पे चला गया। फोकस इंफिनिटी पे चला गया मतलब कि प्रिंसिपल फोकस इंफिनिटी पे, इसका मतलब क्या होता है कि भाई वो ऐसा लेंस बन जाएगा कि वो किसी भी रेस को, आने वाले रेस को ना तो कन्वर्ज कर पाएगा ना तो डाइवर्ज कर पाएगा, है ना। इंफिनिटी पे मतलब कि ऐसा मान लो कि उसका कन्वर्जन या डाइवर्जेंस जो भी हो रहा है वो इंफिनिटी पे हो रहा है, मतलब कि वो कन्वर्ज कर ही नहीं रहा है ना। अगर कन्वर्ज करता तो सारे रे बैंड होके ना किसी एक पॉइंट के ऊपर मिट कर लेते, है ना, सारे एक एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर लेते, वो पॉइंट होता फोकस। लेकिन वो पॉइंट अगर फोकस मिलता है तो डेफिनेटली फोकल लेंथ भी फाइनाइट हो जाती है, कुछ वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है ना, ऐसा नहीं हो रहा है। तो हमें यह समझना है कि लेंस मेकर फॉर्मूला को अप्लाई करके हमें वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे पता करना है कि जिसको रखते ही हमें फोकल लेंथ इंफिनिटी मिल जाए। अगर भैया हमें फोकल लेंथ इनफाइनाइट मिल रही है तो डेफिनेटली यहां पे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला लिक्विड वहां पे यूज हुआ है, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, तो गायब होना मतलब कि वहां पे फोकल लेंथ क्या बन गई? फोकल लेंथ बन जाएगी इंफिनिटी। ठीक है, अगर फोकल लेंथ इंफिनिटी बन रही है तो इसका मतलब यही होता है, हम सीधा सा इसका आंसर दे सकते हैं कि भाई तब वहां पे वो लेंस ना, वो लेंस की तरह अभी ट्रीट नहीं करेगा, वो एक सिंपल कांच का स्लैब जैसा बन जाएगा, है ना। वो सिंपल एक कांच का स्लैब बन जाएगा, वो लेंस की तरह बिहेव नहीं करेगा, है ना। वो कांच का स्लैब है, वो ना तो किसी रेस को कन्वर्ज कर रहा है और ना ही किसी रेस को डाइवर्ज कर रहा है, मतलब कि उसकी क्षमता खत्म हो चुकी है, उसकी क्षमता खत्म हो चुकी है, पावर जीरो हो चुका है ऐसा मान लो। ठीक है, उसका कन्वर्ज करने का या डाइवर्ज करने का पावर जीरो हो चुका है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक, समझ में आई बात? तो कब वो डिसअपियर होता है? जब उसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाए या फिर समझो पावर जीरो हो जाए। ठीक है, तब वो हमें नहीं देगा, तब वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक, समझ में आई बात? चलिए, तो वो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो समझने के लिए हम पहले तो लेंस मेकर फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला यहां पे यूज करते हैं। सो फ्रॉम द लेंस मेकर फॉर्मूला, फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, देखो वापस वही चीज रिपीट कर रहा हूं, किसी लेंस का लेंस की तरह ना होना इसका मतलब क्या होता है? किसी लेंस का डिसअपियर हो जाना मतलब कि उसकी लेंस की प्रॉपर्टी डिसअपियर हो जाना, इसका मतलब यह होता है कि भैया उसकी क्षमता जीरो हो जाना। क्योंकि लेंस का, भाई लेंस का धर्म क्या होता है? लेंस का धर्म यह होता है कि भाई जो भी रेज है उसको बैंड कर दे, है ना। बैंड करके या तो कन्वर्ज करे या तो डाइवर्ज करे। अगर वो कॉन्वेक्स है तो कन्वर्ज करेगा, अगर वो कॉनकेव है तो डाइवर्ज करेगा। तो ये इसका धर्म है। अगर वो धर्म भ्रष्ट कर देता है, अगर वो धर्म ही भूल जाता है तो डेफिनेटली फिर उसका समाज में क्या काम है ना। सर आप ना ये क्या बोल रहे हो? अच्छा, सीधा सा मतलब कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसका धर्म होता है किसी भी रेस को बैंड करना, अल्टीमेटली बैंड करना। अगर उसका बैंड करने का पावर ही खत्म हो जाता है तो उसकी लेंस की प्रॉपर्टी यहां से गायब हो गई, ऐसा हम बोल सकते हैं। मतलब कि वो अभी लेंस लेंस नहीं है, वो एक कांच का स्लैब है, ऐसा मान लो। ठीक है, तो वो अभी एक कांच का स्लैब की तरह ट्रीट होगा, मतलब कि वो एक प्लेन सरफेस, कांच का स्लैब भी क्यों मैं बोलूं वहां पे, क्योंकि कांच का भी एक स्लैब होता है तो उसका भी कुछ डेंसिटी होगा। ऐसा मान लो कि वो एक प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करेगा, एक प्लेन सरफेस हो गई, है ना। लेंस विल बिहेव एज ए प्लेन सरफेस, ये सही रहेगा सेंटेंस। ठीक है, चलिए, तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है हमारे पास? तो 1/f दैट इज इक्वल्स टू n1 माइनस n2 डिवाइड बाई n2 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2। सो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, चलो, तो मुझे पता है कि अगर वो डिसअपियर होता है तो डेफिनेटली हम ऐसा मान के चलेंगे कि डिसअपियर हो रहा है तो डेफिनेटली उसका
जो फोकल लेंथ है वो इन्फिनिटी हो चुका है, मतलब कि उसकी कन्वर्ज करने की, डाइवर्ज करने की जो क्षमता है वो जीरो हो चुकी है, मतलब कि पावर जीरो है। पावर जीरो मतलब कि फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी होगी, है ना, सॉरी फ्रीक्वेंसी बोल दिया ऐप से, उसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अल्टीमेटली फोकल लेंथ इन्फिनिटी करनी है। ठीक, तो अभी ध्यान से सुनो, यहाँ पे मान लेते हैं कि जो यहाँ पे हमें जो लिक्विड बोला है, तो मुझे एक बात बताओ, यहां से एक बात बताओ कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई मुझे यहां पे ये एफ को इंफिनिटी लेके आना है, ठीक है, तो यहां पे ध्यान से सुन के मुझे बताना। मान लो कि लेट this n2 is the refractive index of lens, glass lens, and that is 1.47, that is 1.47। ठीक है, तो यहां पे खुद ही सोचो कि यहां पे 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू n1 माइनस 1.47 डिवाइड बाई 1.47 टाइम्स 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, अगर मेरे पास ये आता है और अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मुझे ये f की वैल्यू इनफाइनाइट चाहिए, तो f की वैल्यू इंफिनिटी के लिए दिस साइड शुड बी जीरो, दिस साइड शुड बी जीरो। तो अगर इसको जीरो करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं, तो मेरे पास ये जो n1 है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो n1 की वैल्यू 1.47 होनी चाहिए। तो लेट n1 is equals to 1.47, तो डेफिनेटली नाउ this 1 upon f is equals to 1.47 minus 1.47 divide by 1.47 times 1 upon r1 minus 1 upon r2। ठीक है, नाउ दिस वैल्यू इज जीरो। अगर ये वैल्यू जीरो है तो जीरो इंटू एनीथिंग इज ऑल्सो जीरो, मतलब कि 1 अपॉन एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अगर 1 अपॉन एफ की वैल्यू जीरो है तो एफ शुड बी 1 अपॉन जीरो, मतलब कि इंफिनिटी, और यही तो हमें चाहिए, यही तो हमें चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी। फोकल लेंथ इनफाइनाइट मतलब कि अभी वो डिसअपियर हो जाएगा, वो एक प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहां पे जो लिक्विड है उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, अगर मुझे फोकल लेंथ इंफिनिटी करनी है तो इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 ही होना चाहिए। ठीक है, तो हियर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of liquid should be 1.47। ठीक, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलो अगर मैं ये लिक्विड बताऊं कि लिक्विड क्या हो सकता है, कुड बी द लिक्विड भी, कुड लिक्विड बी वाटर, नहीं, वाटर के लिए तो 1.47 थोड़ा 1.33 होगा ना, 4/3 होगा। ठीक है, तो ये वाटर तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये वाटर नहीं हो सकता, तो इसका आंसर होगा नो। अगर मैं बताऊं तो ये क्या होना चाहिए, तो ये ग्लिसरीन होना चाहिए। 1.47 ग्लिसरीन के लिए 1.47 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आइडियली अगर आंसर देना तो इट शुड बी ग्लिसरीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहां पे क्या पूछा है, इफ f इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर फॉर अ ग्लास लेंस, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस। तो यहां पे हमें पावर पूछा गया है। सो पहले क्वेश्चन का आंसर, सो यहाँ पे फोकल लेंथ इज गिवन, दैट इज 0.5 मीटर। सो पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f, so it is equals to 1 upon 0.5, मतलब कि it is 1 upon 1/2। so it is 2 diopter। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो, the radii of curvature of a faces of a double convex lens are 10 centimeter and 15 centimeter if the focal length is 12 centimeter। convex lens focal length पॉजिटिव होगी, so it is plus 12 centimeter। the r1 is given, radius of curvature, so r1 plus 10 centimeter and r2 and r2 opposite,
so that's why R2 is minus 15 centimeter. So by lens making formula, 1 upon f is equals to n2 minus n1 divided by n1 times 1 upon r1 minus 1 upon r2. Okay, so here n1 is the air medium, so n1 is equals to 1. So by placing the value, so here it is 1 upon 12, that is equals to n2 minus n1. We are asked to find out the value of n2. What is the refractive index of glass? So it is n2. n2 minus 1 upon 1. Okay, so it is 1 upon 10 minus 1 upon minus 15. So n2 minus 1, 1 upon 10 plus 1 upon 15. सो ये 15 एलसीएम निकल के आएगा, तो यहाँ पे 1 अपॉन 12 n2 minus 1, so LCM will be 30, so it is 3 plus 2, 30, so it is 1 upon 12, that is equals to n2 minus 1, 5 by 30. n2 minus 1 upon 6, so it is 1 upon 2, n2 is equals to 1 plus 1 by 2, so ultimately it is n2 is equals to 3 by 2. Okay. So what is the refractive index of glass? That is 3 by 2. Okay, from the uh, lens maker formula. Okay, next, third question. Okay, in third question what is asked? A convex lens has 20 centimeter focal length in air. What is the focal length in water? Refractive index of air water 1.33 and refractive index of air glass is 1.5. Okay, so here focal length of convex lens is 20 centimeter in air. So focal length in air of convex lens is 20 centimeter is given, so it is 20 centimeter. Refractive index of air is that we already know, that is 1. Refractive index of glass, that is 1.5. and refractive index of water, that we already know, liquid मतलब कि, that is 1.33. Okay, so lens in air medium. So if we apply the lens maker formula, so 1 upon Fa, that is equals to Ng minus Na divided by Na into 1 upon R1 minus 1 upon R2. Similarly, lens in water, liquid मतलब कि liquid. Okay, so it is 1 upon Fl, so it's from the lens maker formula, is focal length 1 upon Fl is equals to Ng minus
NL डिवाइड बाय NL into 1 upon R1 minus 1 upon R2. Okay, now taking the ratio, because we are asked to find out the FL. So by taking the ratio of 1 and 2, this is result number 1, this is result number 2. So if we take the ratio of this both, तो डायरेक्टली रेशियो निकालते हैं, तो यहाँ से 1 upon एफ एल, वो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो एफ एल अपॉन एफ ए दैट इज इक्वल्स टू, ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन जी माइनस एन ए डिवाइड बाई एन ए इंटू ये डिनोमिनेटर में एन जी माइनस एन एल डिवाइड बाई एन एल, जो न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो एन एल अपॉन एन एल. So now substituting all the values, so FL divide by FA. FA is given focal length in air medium, that is 20 centimeter. It is 1.5 glass minus air 1 upon glass minus 1.33 into NL. NL मतलब कि 1.33 divide by 1. Okay, Na is 1. So 1.5 minus 1 0.5 and 1.5 minus 1.33 it is 0.17. So FL is equals to 20 को वहां पे लेके जाओ, so 20 into 0.5 divide by 0.17 multiply by 1.33. So approximately you are getting the answer, approximately it is 78.2 centimeter. 78.2 centimeter. Okay, so this is the answer, this is the required answer. So बस यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करेंगे, मिलेंगे कल के लेक्चर में. टिल देन एंजॉय योर डे, बाय.